नमस्कार, गुड मॉर्निंग टाइम्स ऑन भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और हम मौजूद हैं नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क में। तो देश दुनिया की तमाम खबरें आज यहीं से आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले फिट इंडिया में और उसके बाद दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में तमाम आज की बड़ी खबरें। और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर प्रशासन सख्त है और हालात ये हो गए कि घुसपैठिए अब भागने पर मजबूर हो गए हैं। तो चाहे नोएडा हो या फिर लखनऊ हो, हर जगह पर जो तेज तैयारियां है वो देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष BLO की मौत के मुद्दे को लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जो SIR से जुड़े हुए लोग हैं उनकी छुट्टियां भी फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। प्रशासन इसको लेकर सख्त है, लगातार घुसपैठिए भाग रहे हैं। बरेली में ऑपरेशन फायर बैक 2 की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कैसे प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है, आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में घुसपैठ को लेकर CM योगी के फैसले के बाद से भगदड़ मची हुई है। लखनऊ में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठिए बस्तियां छोड़ रहे हैं। एक तरफ लखनऊ प्रशासन सरकार के आदेश का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर CM योगी के निर्देश के बाद घुसपैठियों को बुलडोजर का खौफ सताने लगा था। बरेली में भी प्रशासन घुसपैठ के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। ऑपरेशन फायर बैक 2 शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि SIR के दौरान बरेली में भारी तादाद में नाम काटे गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर की मॉनिटरिंग बढ़ाने और संदिग्धों की दोबारा स्क्रीनिंग का फैसला किया है। क्रिमिनल मूवमेंट्स होता है तो एक बार दोबारा से इस अभियान को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। नोएडा में भी जिला अधिकारी ने तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। किसी को भी बिना परमिशन छुट्टी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सार्वजनिक अवकाश के दिन भी हेडक्वार्टर न छोड़ने के निर्देश हैं। SIR में लगे तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। एक तरफ घुसपैठियों की पहचान और SIR को लेकर प्रशासन की सख्ती है, तो दूसरी ओर BLO की मौत का मामला भी गर्म है। BLO विपिन यादव की मौत का मामला उठाया है। विपिन के परिजनों के हवाले से राहुल का आरोप है कि OBC वोटर्स के नाम काटने का दबाव BLO पर है, जिसका नतीजा है कि BLO खुदकुशी करने को मजबूर हैं। उन्होंने BJP पर मन मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करने का आरोप लगाया। इधर यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने भी सरकार पर डिटेंशन सेंटर को लेकर तंज कसा। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। यानी SIR और घुसपैठ को लेकर सरकार सख्त है तो प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी जारी है। तो बिहार से SIR की शुरुआत होती है। अब देश के 12 राज्यों में फिलहाल प्रक्रिया जो है SIR की वो लगातार जारी है। इस सब के ऊपर जो मामला है वो गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष हमलावर है और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा सियासत इसको लेकर देखने को मिल रही है। BJP और TMC के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। बिहार से शुरू हुई SIR की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे, सियासी आरोप लगे। ऐसे में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में SC ने तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा था। साथ ही वोटर लिस्ट से काटे गए 3,66,000 नामों की जानकारी देने का भी आदेश दिया था। ऐसे में आज फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को सुनेगा। वहीं बंगाल में SIR के मुद्दे को लेकर BJP और TMC में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। CM ममता बनर्जी ने BJP पर दबाव का आरोप लगाया। BLO को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। लोकतंत्र रहेगा लेकिन आप लोग नहीं रहेगा। ममता बनर्जी के बयान पर BJP ने भी पलटवार किया है। ऐसा ही अगर SIR कोई भी किसी का लोग का मौत हो रहा है तो सब जगह में ऐसा बोल दिया है। शशांक घाट में भी ऐसा बोल दिया है, तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर भी देंगे तो उसको भी धमकी दिया है। इसमें बोलना है कि SIR में ये सुसाइड किया है। बंगाल में भी वो होने वाला है। SIR का बाद ये सरकार जाना तैयार है। बांग्लादेशी घुसपैठिया डेथ वोटर फेक वोटर आउट हो गया है। ये चुनाव जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी दिल्ली से लेकर बंगाल तक SIR पर बवाल मचा हुआ है।
सियासी महाभारत जारी है। और मैं हूं साक्षी, नोएडा में मौजूद है और आज नोएडा में एक बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निर्माण कार्यों का और तैयारियां कहां तक पहुंची है, इसका जायजा लेंगे। साथ साथ में अधिकारियों के साथ भी मुलाकात को करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। ऐसे में उनके पहुंचने की तारीख हालांकि अभी तय नहीं हुई है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर मौजूद रहने वाले हैं और वहां पर रहने के साथ ही अधिकारियों से एयरपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी योगी लेंगे। तो यहाँ पर जायजा लेते हुए नजर आएंगे, समीक्षा अधिकारियों के साथ में करते हुए नजर आने वाले हैं। पीएम आने वाले हैं, उससे पहले तैयारियों का जायजा योगी आदित्यनाथ लेंगे। और अब बात कर लेते हैं देवबंदी उलेमा की, जिनके द्वारा एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया गया है। मौलाना करी इसहाक गोरा का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह की नाफरमानी करने का चलन लोगों के बीच बढ़ा है और इसको लेकर भी कई और बातें भी उनकी तरफ से कही गई हैं। तो मौलाना ने कहा कि लोगों में अल्लाह की नाफरमानी का चलन बढ़ा है। दरअसल मौलाना कारी इसहाक लोगों की परेशानियों पर बात कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, आपको सुनवाते हैं। अपने घरों से जो रूहानियत है उसे खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? हमारे यहाँ नाच गाना बहुत आम हो गया, हमारे घर में म्यूजिक बजता है, हमारे घर में शादियों में आतिशबाजी होती है, तरह तरह के खुराफात होते हैं। जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह हम पर अपना रहम क्यों करेगा? बिहार में नीतीश सरकार ने राबड़ी देवी को नया बंगला अलॉट किया है। उनका सरकारी आवास अब बदल गया है। लेकिन फिलहाल बंगाल को लेकर बिहार में कैसे सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, डिटेल्स आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को नया आवास अलॉट किया है, तो साथ ही पुराने बंगले 10 सर्कुलर रोड को छोड़ने को कहा है। लेकिन बंगले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है। ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने। जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। वहीं आरजेडी के रुख पर बीजेपी की भी नसीहत सामने आई है। सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। इसीलिए आवास से कभी भी, सरकारी आवास से मोह माया नहीं करना चाहिए। बता दें कि बीते करीब 20 सालों से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड पर मिले सरकारी आवास में रह रहा है। 20 सालों में कई बार गठबंधन और सरकार बदली, लेकिन राबड़ी देवी के आवास का पता नहीं बदला। इस बार राबड़ी देवी से यह आवास खाली करने और 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने को कहा गया। और चलिए इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में यहाँ पर आगे बढ़ जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट सो। थार और बुलेट वालों को बदमाशों की कैटेगरी में बताने वाले हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। डीजीपी के बयान को अपमानजनक बताते हुए गुरुग्राम के एक थार ओनर ने डीजीपी साहब को लीगल नोटिस भेजा है। शिकायतकर्ता सर्वोमित्र ने लीगल नोटिस में डीजीपी से 15 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के साथ थार वाहन मालिकों पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है। नोटिस में यही लिखा गया है कि जी एक डीजीपी साहब इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि गलत है, और उन्होंने इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि डीजीपी के बयान के बाद लोगों ने थार मालिक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, जिससे कि उसे मानसिक तनाव और सामाजिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। थार ओनर का कहना है कि अगर 15 दिन में डीजीपी की ओर से माफी या बयान वापसी नहीं होती है तो वो आगे अदालत में जाने पर भी विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के निर्देश स्कूल प्रशासन की तरफ से दे दिए गए हैं। और एक शख्स को पहले सड़क पर लिटाया गया और फिर उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।
वीडियो दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है, जहां परमानंद नाम के मोबाइल कवर विक्रेता और एक दबंग के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद गुस्से में दबंग शख्स ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते वहां ना पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की निगरानी में प्राचार्यों की ड्यूटी लगा दी है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों के प्राचार्य और हेडमास्टरों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की निगरानी में लगाई है। डीपीआई ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में नाराजगी है। आवारा कुत्तों की निगरानी करते हुए उनकी सूचना देना है। मुझे लगता है कि इस कार्य को स्थानीय प्रशासन जो है, ग्राम पंचायत है, पंचायत को और नगरीय निकाय को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह काम करने के लिए वो जो हैं वो अनुभवी भी हैं और उनके अंदर में स्पेशलाइजेशन भी है। उधर शिक्षकों का कहना है कि इस तरह के आदेशों से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वे सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है तो फिर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में क्यों उलझाया जा रहा है। शिक्षकों को नोडल बनाना और विद्यालय परिसर के बाहर के भी घूम रहे आवारा कुत्तों की सूचना देना, ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। हम पूर्व से ही हमारे विद्यालय परिसर में बच्चों के संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते रहे हैं और छोटी सी भी घटना घटती है तो हम बच्चों को हॉस्पिटल लेकर के जाते ही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह से अलग से एक आदेश निकाल करके नोडल अधिकारी बनाना, कल से ही शाम से ही सोशल मीडिया पे शिक्षकों को लेकर के तमाम तरह के तंज कसे जा रहे हैं। सरकार के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि बीजेपी सरकार गुरुजनों को कुत्तों की जानकारी हेतु ड्यूटी लगाई गई है। इसको लेकर अब सरकार को शिविर का आयोजन करना चाहिए ताकि देवतुल्य गुरुजनों को तकलीफ न हो। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। सरकार सबसे पहले एक डॉग ट्रेनर को बुलाकर एजुकेशन ऑफिस के बाहर शिक्षकों को ट्रेनिंग देते। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने बच्चों की चिंता जताई है, जिसको लेकर ये आदेश निकाला है, जिससे हमारे स्कूल के बच्चे सुरक्षित रहें। इस आदेश से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को भी ऐसे उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। कोई कुत्तों का हम गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का भोजन कैसे सुरक्षित रहे, उस पे हमको घुमंतु जीवों से हमको बचाना है। छत्तीसगढ़ में सरकार के इस नए आदेश से जहां शिक्षक चिंतित है, वहीं अब इस पर सियासत फुल ऑन है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कंपटीशन में एक बड़ा गोलमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि एक पुरुष ने महिला बनकर के खिताब जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखकर आप भी धोखे में पड़ जाएंगे और यही हुआ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन प्रतियोगिता के जजों के साथ भी। अमेरिकी एथलीट जेमी बुकर से दुनिया की सबसे ताकतवर महिला होने का खिताब छीन लिया गया है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन प्रतियोगिता 20 गरबा डांसर और 30 ढोल कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से जश्न का माहौल बना दिया। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। अब 15 साल बाद भारत को इसकी मेजबानी का मौका मिला है। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक मौके पर भारत में इसका आयोजन होना बड़ी उपलब्धि है। ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। और हमने ये रोड मैप तय करा है कि जब 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हम दुनिया में 1 से 5 क्रम के टॉप स्पोर्टिंग नेशन में भारत का नाम अवश्य नामांकित करेंगे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए न्यू एज गेम्स फॉर न्यू सेंचुरी नाम दिया था, जिसे खूब पसंद किया गया। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, गुजरात पुलिस एकेडमी और वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन होगा।
2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की दावेदारी की दौड़ में नाइजीरिया का अबुजा शहर भी था, लेकिन बाजी अहमदाबाद ने मारी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की जेल की सजा मिली है। दरअसल अब उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश के मामले में 27 साल की सजा सुनाई गई है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि बोल्सोनारो को फिलहाल राजधानी ब्राजीलिया में फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही रखा जाएगा, जहां शनिवार से ही बोल्सोनारो को फरार होने की आशंका की वजह से हिरासत में रखा गया है। बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की सरकार गिराने की साजिश रची थी। बोल्सोनारो के वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए हाउस अरेस्ट की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी अपीलें खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने फौरन 27 साल की सजा लागू करने का आदेश दे दिया। और अब खबरों में बात कर लेते हैं आईएएस संतोष वर्मा की, जिनको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक बयान दिया था, उसी के खिलाफ में जो ब्राह्मण समाज था वो आक्रोशित नजर आ रहा है। अब उनको नोटिस दिया गया है। तो ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्राह्मण समाज और बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज लामबंद है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में संतोष वर्मा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आरोप है कि कार्यक्रम में आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसे में पूरे जो समाज है, ब्राह्मण समाज, आईएएस पर एफआईआर की मांग भी कर रहा है। दिया गया है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को बनाने को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बार ये अयोध्या में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहा है। दरअसल टीएमसी विधायक है हुमायूं कबीर, उनके द्वारा पोस्टर लगाए गए थे बाबरी मस्जिद के जिक्र के साथ में, और उसी के बाद में अब राम मंदिर बनाने की बात बीजेपी नेता के द्वारा कैसे की जा रही है, आपको दिखाते हैं। अयोध्या के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा हो गया। यहाँ पर राम मंदिर और बाबरी को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। एक तरफ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगवाए हैं, तो साथ ही 6 दिसंबर को हर कीमत पर बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया। मैं ये मस्जिद बन सकता, बनेगी, किसी रुक नहीं सकता। बाबरी के नाम पे बनाएंगे? बाबरी के नाम पर ही बनाएंगे। 6 दिसंबर को कितने लोग आएंगे? आप कितने लोगों को बुला रहे हैं? लगभग 2 लाख तो है ही, ज्यादा होने का चांस है। 2 लाख लोगों को आप बुलाएंगे? हाँ। इधर बाबरी के जवाब में बीजेपी का भी पलटवार देखने को मिला है। बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है कि 6 दिसंबर को ही वो भी राम मंदिर की नींव मुर्शिदाबाद में रखेगी। इसको लेकर पोस्टर जारी किया गया है। हालांकि जिस जगह पर मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है, उस जमीन के मालिक ने प्रॉपर्टी में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी का बोर्ड लगा दिया है। वहीं जमीन पर पेट्रोल पंप बनाने का दावा किया। जमीन दूसरे का है, उन्होंने ऐसा ही ये कर रही थी इसी जगह में बनेगा करके, लेकिन जमीन तो दूसरे का है तो कैसे बनाएगा? तो जिसका जमीन उन्होंने पोस्टर लगा दिया। जगह को लेकर लिखा है पेट्रोल पंप बनेगा इसी जगह पे निर्मल, तो उसी को दे आऊंगा, लेकिन उसने तो लिया नहीं है, तो इन्होंने पोस्टर लगाया तो पेट्रोल पंप बनेगा यहाँ पे। टीएमसी विधायक का दावा है कि 6 दिसंबर को बाबरी को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा। इसी को लेकर मुर्शिदाबाद की सियासत में विवाद छिड़ा हुआ है। स्थानीय बीजेपी नेता ने भी मस्जिद के जवाब में मंदिर की मुहिम और पोस्टर वॉर छेड़ रखा है। नोट छूते ही धमाका हो गया, आखिरकार माजरा क्या है? वहीं पुतिन के द्वारा गिटार पर हाथ आजमाया गया। आपको दिखाते हैं 2 मिनट के अंदर इंटरनेशनल वायरल वीडियोस। नोट से धमाका यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है। नोट को टच करते ही विस्फोट हो गया। वीडियो रूस का है, जहां एक लड़के ने जैसे ही पर्स से नोट निकाला, जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में उसका हाथ कट गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। रूस इस डेमो वीडियो के जरिए लोगों को चेता रहा है कि यूक्रेन अब जंग में नहीं जीत रहा है, तो वो इस तरह से प्रॉक्सी हमले का सहारा ले रहा है। इसलिए किसी भी चीज को छूने से पहले सावधान रहें।